Hello everyone, very good evening. Good evening, sir. 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 Yes, good evening all of you. तो okay, Good अभी afternoon, sir. yes, very good afternoon. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening all. तो पेपर वगैरह हो गया आप लोगों का एग्जाम हो गए या भी चल रहे हैं? चल रहे हैं सर, 12 तक चलेंगे। सर चल रहे हैं। 12 तक ओके. साइंस किसी का बाकी है अभी या हो गया सबका? सर हो गया। नो सर, Yes, sir. साइंस का हो गया। बाकी है। अच्छा, एक दो लोगों का ही बाकी है. ओके, जिनका हो गया कैसे गया? ठीक गया? सर Yes. बहुत बढ़िया। सर बहुत बढ़िया गया। सर ओके, एक ही वेरी गुड. दुख है बस कि एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया पेपर में। न्यूमेरिकल नहीं है? अच्छा. यस सर। सर दुख तो है सर, फिजिक्स ही नहीं आया। फिजिक्स नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाएगा आगे. मेहनत कभी खराब नहीं जाती, कहीं ना कहीं यूज होगी. यस सर। ओके, ठीक है. तो जिनका आया था सिलेबस, मतलब क्या है उन लोगों का? लाइट वगैरह ही आया, चैप्टर लाइट और आइज वाला आया होगा, ह्यूमन आई, या कुछ और आया? Yes, sir. वही आया था. Yes, sir. यही आया था नहीं में सर। से भी सर सर इलेक्ट्रिसिटी भी आया जो था मेरा मेजर तो। था वो डिलीटेड था सर. कौन सा रिलेटेड था? सर ह्यूमन आई में जो हमने आइज का पढ़ा था और एकोमोडेशन पावर और फिर वो लेंस यूज, सर वो डिलीटेड था. खाली ये सर स्कैटरिंग उसमें तो बस प्रिज्म आ रहा है। द प्रिज्म और स्कैटरिंग. प्रिज्म आ रहा है बस? यस सर, आईटी हाँ, सर डिफेक्टिविटी स्कैटरिंग। यस सर. स्कैटरिंग ऑफ लाइट और प्रिज्म आ रहा है. ओके, अच्छा. हाँ, इस बार बोर्ड में चेंजेस हुए हैं एक्चुअली. तो बोर्ड को बिल्कुल प्योरली वो नहीं कर रहे ना, तो हम तो पूरा लेके चल रहे हैं. तो ठीक है, अच्छा है. यानी सर, पेपर आज मैग्नेटिज्म पढ़ाओगे? नहीं, अभी थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करते हैं, जो हमने लास्ट डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि पेपर भी चल रहे हैं, कई लोगों के एग्जाम चल रहे हैं. तो नया टॉपिक तभी शुरू करेंगे जब एग्जाम हो जाएंगे सबके, है ना? यस सर. ठीक है, क्योंकि अब हमारा मेन जो एक ही चैप्टर बाकी है, बाकी दूसरा चैप्टर तो छोटा ही है. एक यही मेन सर उसके बाद फिर से 21 से प्री बोर्ड शुरू है। यस सर, मेरे 22 से। 22 अक्टूबर यस अक्टूबर सर, 21 से हैं। यस सर। ये सर मेरे अक्टूबर। एंड कोर्स सेम है या कुछ नया आ रहा है उसमें? सेम सर कोर्स है फर्स्ट सर। टर्म सर वही सेम है। टर्म वन के सर उसका सब सेम सब था. सीबीएसई की तरफ से फिर से जो बोर्ड। अच्छा, सीबीएसई वाला ही आएगा प्री बोर्ड में फिर? ओके. तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फिर वहाँ सीबीएसई वाला पेपर भी होगा, मिड टर्म वाला कंडक्ट? ये सर फिर उसके बाद बोर्ड होगा। अच्छा, वो भी सेम सिलेबस पे होगा? यस यस सर। सर. ओके, 3 बार एग्जाम हो जाएंगे आपके हैं? यस सर। ओके, बढ़िया है फिर तो ठीक है, कोई नहीं. हम लोग ट्राई करेंगे कि अभी तो फिर ये कर लेते हैं, फिर अगली क्लास, एक दो क्लास में फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे. अब इसको डिस्कस कर लेते हैं. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. थियोरटिकल टाइप, मेनली थियोरटिकल है उसमें. और कुछ टॉपिक आप लोग कह रहे थे कि कुछ और हैं उसमें, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे जो हमारे पैकेज में दिए हुए हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि प्रिज्म में, जो प्रिज्म की सर डेफिनेशन. सर आपने स्क्रीन शेयर सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके, जस्ट अ मिनट. स्क्रीन शेयर. सर अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे सर वो ह्यूमन आई के होंगे ना बस. हाँ, ह्यूमन आई को टच कर रहा हूँ मैं. ओके सर. स्क्रीन शेयर कहाँ से, यहाँ से करना पड़ेगा. एक मिनट रुकिए. सर हो रही है अब।
ओके, अब शेयर हो रही है सब लोगों को ना स्क्रीन? यस सर, हो रही है शेयर। आप सब लोगों को शेयर हो रही है स्क्रीन? यस सर, Yes, हो sir. रही यस है। सर। ठीक है, यस सर। ओके राइट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि जो हमने प्रिज्म पढ़ा था लास्ट टाइम पे, तो प्रिज्म का जो डेफिनेशन है बेसिकली, तो इट इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ सम रेक्टेंगुलर एंड सम ट्रायंगुलर फेसेस। तो क्या बोलेंगे हम, कितने रेक्टेंगुलर फेस बोलेंगे, इसमें कितने ट्रायंगुलर फेस बोलेंगे? सर Triangular prism में Sir, sir, three तीन rectangle. three rectangle Sir, Three triangular rectangular faces, and two two rectangular, two rectangle. triangle. two triangle. ओके 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 ओके, एक मिनट। हाँ, ओके, तो प्रिज्म को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि दो रेक्टेंगुलर और तीन ट्रायंगल। कितने बोले आपने? सर दो ही होंगे। Sir, दो ही Five होंगे। face, sir, 5 faces होंगे टोटल। टोटल 5 फेस होते हैं, Sir, अच्छा। तीन rectangle, दो triangle. सर 3 रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल। ओके, सर आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो? नहीं मैं लिखा नहीं है, इसकी स्क्रीन चल नहीं रही, मैं वही चेक कर रहा था कि चल क्यों नहीं रही है ये। हाँ, अब आया ठीक। हाँ, तो प्रिज्म जो हमारा है, डैश नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड डैश नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस, है ना? या फिर हम एक्चुअल डेफिनेशन अगर पूरा बोले तो प्रिज्म इज अ होमोजीनियस मीडियम होमोजीनियस मतलब क्या होता है? Sir, same material सर throughout. सेम मटेरियल। Sir, कोई mixture ना हो. सेम मटेरियल। यस सर। सर कंसिस्टेंसी सेम है। Sir, ओके, नहीं तो mu sir vary कर जाता अलग अलग जगह यस पे. सर। सर फिर उसके अंदर ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है एक तरह से। ठीक है। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या आइसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस में क्या फर्क है? Sir, homogeneous तो basically mixture के sense में use होता है. हम्म, और सर जो आइसोट्रॉपिक होता है सर, वो तो उसमें शायद यूज होता है ना, कि मतलब जैसे स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, लेकिन सर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है. ओके। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि कोई आपकी जो म्यू की वैल्यू है या कोई भी चीज़ जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, वो तीनों डायरेक्शन में सेम हो, एक्स वाई जेड। अगर आप किसी पॉइंट पर खड़े हैं तो चाहे आप एक्स की डायरेक्शन में रे भेजें या वाई की डायरेक्शन में भेजें, जेड में भेजें, तो अगर तीनों में सेम है तो विल से इट इज आइसोट्रोपिक मीडियम। और होमोजेनियस का मतलब होता है कि पूरे अगर आप मीडियम में घूमें एक जगह से दूसरे पॉइंट पे, तो हर जगह आपको उसकी प्रॉपर्टी सेम दिखे। कंसिस्टिंग ऑफ डैश रेक्टेंगुलर, कितने रेक्टेंगुलर आएंगे? सर सर 3। 3। सर सर 3. 3। 3, अच्छा। एंड डैश नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस। सर 2. 2। प्रिज्म हमारा ऐसा होता है, और इसको और अगर एक्सटेंड करें तो ऐसा होगा। तो इसमें ये वाला पोर्शन हमारा रेक्टेंगुलर है, इसके पीछे वाला साइड भी रेक्टेंगुलर होगा, और ये इसके सर नीचे वाला भी रेक्टेंगुलर होगा. रेक्टेंगुलर होगा। ये वाला हमारा ट्रायंगुलर होगा, और इसका बैक साइड जो होगा यहाँ पे वो भी ट्रायंगुलर होगा, ये जो होगा पीछे, है ना? दैट विल ऑल्सो बी ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगुलर हैं यानी, और तीन रेक्टेंगुलर। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। इसको मिटा देते हैं। तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन है। यस सर। सर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं रेक्टेंगल और ट्रायंगल्स ना। हाँ, लेकिन हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं सिंपल प्रिज्म की बात कर रहे हैं ना। अगर ओके सर। कॉम्प्लेक्स प्रिज्म आप देखोगे तो हेक्सागोनल प्रिज्म, वो भी प्रिज्म ही बोलते हैं हायर क्लास में। यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रिज्म है एंड दिस इज द रे इंसिडेंट ऑन इट।
ए बी, तो इट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट, है ना, ये नॉर्मली है. दिस एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. तो दिस इज अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म. इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल 60 हो जाएंगे फिर तो. ठीक है. एंड दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर. क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल एट फेस, फाइंड द एंगल एट फेस पी आर. जो एंगल रे लगाई बनाएगी, इंसिडेंट एंगल पूछ रहे मोस्ट प्रॉब्ली. फाइंड द एंगल लिखा है वैसे यहाँ पे एट पी आर. क्या आएगा? सर एक बार दोबारा बताना क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि ये पी क्यू आर इज अ इक्विलेटरल प्रिज्म एंड आपने ए बी रे इंसिडेंट की है इस पे. यस सर. तो आपका जो रे होगा वो जाके यहाँ टकराएगा फिर फाइनली इस पे. तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा पी आर पे, वो बताना है आपको. ओके. सर पीआर पे जो इंसिडेंट एंगल है सर वो 60 डिग्री आ रहा है. 60 आ रहा है. ओके, अभी चेक करता हूँ मैं. ये इक्विलेटर प्रिज्म है, ए बी इज द ये सर इंसिडेंट. 60 आ रहा 60 आ रहा है. ओके. सर 60. 60. ओके. बाकी लोग? 60 डिग्री. ठीक है. ये 90 डिग्री है आपका, तो ये भी 90 हो जाएगा. सीधा चली जाएगी रे बिल्कुल सर सर अनडेविएट. यस सर. ये भी 90 हो जाएगा. तो ये एंगल आपका जो होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, यस सर. और ये 30 है. तो अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल आएगा आपको, ये आपको निकालना था एंगल, ये कितना है. तो ये एंगल आपका 60 आएगा क्योंकि 30 आ जाएगा. तो ये वाला एंगल, यस सर. ये वाला जो एंगल होगा अननोन एंगल विल बी 90 माइनस 90 minus 30. दैट इज 60 डिग्री. इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर. ठीक है. जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आएंगे तो पी आर को कई बार सिल्वर कर देंगे, मिरर लगा देंगे मतलब वहाँ पर. फिर पूछते हैं आपसे कि क्या होगा रे का, कैसे कैसे जाएगी. तो वो क्वेश्चन भी बनेंगे फिर हायर क्लास में. ओके. चलिए, यहाँ तक क्लियर हो सबको? यस Yes, सर. यस Yes, सर. यस सर. ओके. अगला क्वेश्चन है कि splitting of white light into 7 color on passing through a glass prism is due to. क्या आएगा? सर डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इन द मीडियम. वो तो है, मैंने उस टर्म को क्या बोले? dispersion of light. डिस्पर्जन. Dispersion of light. स्कैटरिंग नहीं होगा? No, No sir. sir. No sir. No, sir. No, Sir, sir. उसमें सेम लाइट स्कैटर होती है, नहीं सब जगह फैलती है. बिल्कुल. 7 color on passing through a prism is due to dispersion, refraction, reflection, scattering. Sir, dispersion. सर डिस्पर्जन. Sir, dispersion. मेरा ऑप्शन ए डिस्पर्जन. करेक्ट. तो इसको बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ठीक है. यस सर. तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन. तो डेफिनेशन भी है इसकी है.
नेक्स्ट है द कलर ऑफ लाइट deviated through the largest angle by a prism is Violet. 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 वॉयलेट। और सर रेड का लीस्ट होता है। यस सर, रेड का लीस्ट। यस सर, correct. क्योंकि सर रेड सबसे टॉप पे आएगा। यस सर। रेड सबसे टॉप पे आएगा तो वायलेट सबसे ज़्यादा हमारा डिस्पर्स करता है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा डेबिट करता है। सर पीछे वाली साइड दिखा दो जो। डन सर। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है when white light is incident on a thin walled hollow glass prism, the color of emergent light will be red, green, येलो या फिर वाइट। वाइट। ऑप्शन डी White. वाइट। सर वाइट। वाइट, वाइट। अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा वाइट क्यों होता है? सर मैं आई अर्नव। कृष्ण। समय है। कोई और? उनके अलावा ये लोग तो करते रहते हैं, बाकी लोग कोई? गर्ल्स में कोई? वाइट इज वाइट। आप नाम लेके पूछ लो। अच्छा नाम लेके पूछना पड़ेगा? नहीं खुद नहीं आया कोई वॉलंटियर आगे? सर कोई नहीं आता। अच्छा फिर यानी टीचर को डंडा लेके खड़ा होना पड़ता है, यू स्टैंड अप। यस सर। सर गर्ल्स में नहीं आता, बॉयज को आता है। अच्छा यस सर। ऐसा क्यों है यार? पता नहीं बताओ भाई, कोई भी एनीवन है, कोई बताना चाहेगा? सर, वैसे तो चेतन ने लिख दिया है सर। माय बट इज नॉट वर्किंग माइक। चेतन वाइट, अच्छा अभी देखते चलो। सरफेस वेयर द सेवन लाइट स्ट्राइक सरफेस एक्ट एज अ इन्वर्टेड प्रिज्म। नहीं ये करेक्ट नहीं है पूरा, थोड़ा सही है, इससे इन्वर्टेड वाला नहीं है। थोड़ा सही है थोड़ा नहीं है। ओके कोई नहीं बताएगा, चलो अन्ना बताओ क्या होगा फिर। यस सर। सर वो हॉलो प्रिज्म है तो सर इसका मतलब कि थ्रू आउट द प्रिज्म तो वो लाइट जैसे हम देखते हैं सिंपल प्रिज्म में वैसे नहीं जाएगा। और सर थिन भी का है, इसका मतलब कि उसकी जो थिकनेस है दोनों एजेस पे वो कुछ है। तो यहाँ पे जो उसको प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, जो उसको मतलब स्कैटर करने में हेल्प करेगा, वो सर पहली वाली जो सरफेस पहली वाली जो थिकनेस है वो, और फिर जो दूसरी वाली थिकनेस है। सर पहली वाली थिकनेस अगर देखेंगे तो वहाँ पे वो रेड ऊपर और वायलेट नीचे हो जाएगा। और सर जब दूसरी वाली सरफेस पे जाएंगे तो वो इन्वर्टेड प्रिज्म की तरह होगा, तो सर इसलिए वो लाइट रिकम्बाइन हो जाएगी वाइट लाइट में। ओके कोई इसको और इम्प्रूव करेगा? नो इन्वर्टेड का नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या एक्चुअली आपने पढ़ा था ना कि जब आपका
मान लो कोई ऐसी स्लैब होती है, ग्लास स्लैब, और इससे Yes, मैं लाइट पास करूं, yes sir. तो क्या होगा? बाहर जो लाइट निकलेगी उसमें डिस्पर्जन होगा क्या? No sir. नो सर। सर यहाँ पे No, एक तरह से sir, 3 ग्लास स्लैब्स ही हो गई ना। तो यहाँ पे जब बाहर लाइट निकलती है तो कंबाइंड होकर दोबारा सेम निकलती है, केवल उसमें डेविएशन हो जाता है Yes, पास। sir. डेविएशन रहता है सर। यस तो सर, यहाँ पे वो भी ये जो है एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। ये पहला स्लैब ये मान लो, तो यहाँ से रे टकरा के जब बाहर निकलेगी, फिर यहाँ टकराएगी, तो एक स्लैब ये मान लो दूसरा, तो ये पहला स्लैब है और दूसरा स्लैब है, तो 2 बार लाइट स्लैब से पास हुई है। यस ऐसा सर, ये ये कंबाइन होके बाहर निकलेगी Yes, sir. सफिशिएंट लाइट में। सर डिस्पर्जन तो सर रिफ्रैक्शन और मल्टीपल तो मतलब यहाँ पे स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही सिर्फ नहीं यहाँ पे। white ही- Yes, white ही sir. है। हाँ, यहाँ सर पर वाइट इसलिए होगी ना सर, यहाँ पे एक तरह से स्लैब का काम करेगा और सर रिफ्रैक्शन कुछ हो ही नहीं पाएगा सर, सीधा सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे हमने डिस्पर्जन में पढ़ा था वो हो ही नहीं पाएगा। सर पर यहाँ डेविएशन होगा। हाँ, लाइट का डेविएशन तो होगा, क्योंकि अगर आपकी कोई ग्लास स्लैब भी होती है तो लाइट को डेविएशन, मतलब एंगुलर डेविएशन की बात कर रहे हो या लेटरल शिफ्ट की बात कर रहे हो? सर लेटरल शिफ्ट। हाँ, लेटरल शिफ्ट का तो होगा ना। लेटरल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि भाई आपकी रे ऐसे आ रही थी और वो निकलने के बाद जो है कुछ ऐसे चली गई, तो दिस ये इज सर लेटरल। उसका पाथ चेंज हो गया जो होना चाहिए। यस सर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट ही होगा बेसिकली। क्योंकि सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मतलब सर उसमें आंसर यही दे रखा था कि नो डिस्पर्जन नो डेविएशन, तो सर इस पे पूछा। हाँ, नो डिस्पर्सन नो डेविएशन होगा, क्योंकि डेविएशन जीरो है ना यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब ये वाला केस होता है तो जो ये वाली रे जा रही है और ये रे जा रही है, दोनों पैरेलल हैं, तो डेविएशन इज जीरो। तो यहाँ पे भी डेविएशन जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा दोबारा। तो एक्चुअली जो मैंने रे डायग्राम ऐसे बनाया, एक्चुअली कुछ ऐसा बनेगा फाइनली, है ना, इसके पैरेलल। यस सर, वैसा ही कुछ होगा। यस सर। तो अगर आप एक्चुअली बनाना चाहोगे तो आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे बनेगा, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लो ये प्रिज्म है और लाइट यहाँ पे आई, मान लो ऐसे, तो फिर ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। छोटा बन गया, अगले पेज पे बनाते हैं। तो लाइट ऐसे आई, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करी, तो ऐसे बेंड करेगी, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी तो पैरेलल चली जाएगी इससे बाहर, लेकिन शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। यस सर। फिर दोबारा यहाँ टकराएगी, दोबारा टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, तो फिर दोबारा ये होगा आपका, फिर दोबारा ये पैरेलल चली जाएगी। तो ये हो सकता है कि इसमें लेटर शिफ्ट आ जाए, लेकिन इसमें आपका वो नहीं आएगा, डेविएशन नहीं आएगा। तो डेविएशन इज जीरो, डेविएशन इज जीरो एंड नो डिस्पर्सन इज आल्सो देयर। तो लाइट आपकी वाइट लाइट ही बाहर निकलेगी, तो हैंस यू विल गेट द वाइट लाइट। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। सर एक डाउट था। यस। सर अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के आगे सर अगर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दें तो सर हमें वाइट लाइट दिखेगी क्या? कॉन्वेक्स लेंस रख दें अगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के आगे, मैंने किस में, इसी में स्पेक्ट्रम में? सर जैसे हम स्पेक्ट्रम सर जैसे हमें 7 लाइट्स ऑब्जर्व हुई सर एक वाइट लाइट से, और सर अगर हम उसी सर सातों लाइट को एक कॉन्वेक्स मिरर से पास कराएं, सर क्या हमें वाइट लाइट दिखेगी क्या? आई डोंट पैरेलल भी तो होनी चाहिए ना, आएगी जब नहीं। तो वाइट लाइट फोकस में कन्वर्ज होगी। हाँ नहीं, सर अगर बहुत दूर से आ रही है मानते हैं। मान लो पैरेलल आ रही हो, अगर ऐसे आ रही हो लाइट 7 कलर यस की, सर। तब भी नहीं मिलेगा आपको, तब इसमें नहीं मिलेगा। सर अगर ऐसा होता सर कॉनकेव में डिस्पर्शन शो करता। हाँ, तब एक्चुअली क्यों नहीं होगा इस केस में भी ना, क्योंकि आपने पढ़ा था कि वो इसका कलर जो- ये अलग लेंस पे कन्वर्ज होंगे। Yes, सर वो sir. कलर ऊपर नीचे हो जाएगा ना सर सर, जो वॉलेट नीचे है वो वॉलेट ऊपर चला जाएगा एक बार फोकस होके, Yes, sir. और रेड नीचे आ जाएगा। नहीं, इसमें क्या होगा, एक्चुअली आपने पढ़ा है कि फोकल लेंथ आपकी जो होती है वो म्यू पे डिपेंड करती है ना? ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर, सबका म्यू अलग हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ। लेंस लेकर तो म्यू अलग अलग हो जाएगा सबका। अगर Yes, म्यू yes, अलग sir. होगा तो फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाएगी, तो आपके जो Yes, कलर sir. कन्वर्ज होंगे वो अलग अलग जगह पे कन्वर्ज होंगे सारे कलर। तो हो सकता है आपका विबग्योर जो बने वो ऐसा कुछ बने। 7 फोकस बनेंगे।
यस सर। अलग अलग जगह पे फोकस सर होगा। मेरा पहले जब क्लास हुई थी Yes, सर, sir. मैंने यही डाउट पूछा था कि ये जो होता है हमें वाइट लाइट की तरह की दिखती है जब वो 7 कलर्स में ही होती है, और जब हम डिस्पर्जन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें 7 कलर्स दिखने लग जाते हैं। ओके हाँ, तो ये होगा है ना, मैंने हो सकता है ये उल्टा बना दिया, व्यूअर का भी चेक करना पड़ेगा फोकल लेंथ इसमें कितनी आएगी, मैंने किसकी ज़्यादा आएगी। तो फोकल लेंथ आपकी जो होती है वो म्यू पे इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, और म्यू जो होता है वेवलेंथ पे इन्वर्सली करता है। यस सर। तो वन सर बाय सही है शायद। एफ डिपेंड ऑन म्यू माइनस वन एंड डिड डिपेंड ऑन वन बाय लैम्डा। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, यानी रेड कलर दूर जाएगा। ठीक है, यस करेक्ट है। ओके, तो दिस इज द थिंग विच सर विल हैपन। यस, बोलिए। सर ग्लास लैब के अंदर तो सर डिस्पर्जन होता होगा ना सर? ग्लास स्लैब के अंदर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर क्या होगा कि आपकी रे जो बेंट करेंगी तो वो डिफरेंट एंगल से बेंट कर जाएंगी, तो वहाँ पे हो सकता है। ओके सर। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, हॉलो प्रिज्म वाला? यस सर। ओके, तो इट विल बी लाइक दिस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे स्टार होते हैं जो हमें दिखते हैं, स्टार्स अपीयर हायर as they actually are. Why? Which phenomenon is responsible for this? सर स्कैट सर सर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, उससे क्या होगा? सर जो रे है यहाँ पे वो हमारी रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो सर इसलिए Yes, हमें वो उसकी ऊपर एक्चुअल की साइड थोड़ा पोजीशन सा दिखेगा, क्योंकि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हुए आएगी। यस सर। और सर हमारी आईज को सर जिस एंड पॉइंट से लाइट बेंड होती हुई दिखेगी सर, उसी के वो स्ट्रेट लाइन में सर स्टार को देखने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसकी अपरेंट पोजीशन है। यस सर। ओके, तो मान लीजिए अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे स्टार है, तो इसकी रे जो आ रही है वो ऐसे आएंगी। अब यहाँ आने के बाद इनको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम डेंसर सॉरी रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यस सर। यस सर। तो ये ऐसे बेंड करेंगी, कई बार बेंड करेंगी, लेकिन मैं एक ही बार बेंड दिखा रहा हूँ कि ऐसे बेंड करेंगी, और करके मान लो वो ऐसे पहुंची आपके पास सारी रे। तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि स्टार की रे कहाँ से आ रही है एक्चुअली? यहाँ से आ रही हैं, यहाँ यस कहीं सर। से, होगा कहीं यहाँ पे वो। है ना, होगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअल पोजीशन है और ये आपको अपीयर हो रही है, अपेरेंट है ये। यस सर, अपैरेंट डेप्थ में ऐसे ही होता है। हाँ, तो और सर अपेरेंट डेप्थ में हमारा उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, हम जो देख रहे होते हैं वो पानी के बाहर से देख रहे यस होते हैं सर। क्वाइन को। यस सर। सर ये और अपरेंट हाइट वाला हो गया। हाँ, ये उल्टा केस है कि आप जो है पानी के अंदर मान लो खड़े हो और आप बाहर देख रहे हो, तो आपको फिर दूर दिखाई देंगी चीज़ें। लेकिन अगर आप पानी के बाहर खड़े हो और पानी के अंदर देख रहे हो तो फिर चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं हमें? सर ऊपर उठी हुई। पास दिखाई देती हैं, ऊपर उठी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रेफ्रेक्शन। क्लियर हुआ सबको ये बात? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्स नियर द horizon twinkle
क्या होना चाहिए, मोर या लेस? सर मोर। मोर। देन दोज ऑफ stars that are overhead. सर मोर आना मोर। चाहिए। सर मोर आना चाहिए। मोर आना चाहिए, क्यों? यस सर। सर क्योंकि यहाँ से जो स्टार की लाइट आ रही है सर, उसे ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का। ओके, तो सर फिर? उसके लिए जो वेरिएबल म्यू, मतलब जो ट्विंकलिंग होती है, वो वेरिएबल म्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए आती है। सर यहाँ पे उसको ज़्यादा पाथ कवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए सर उसका जो टाइम है सर वो इंक्रीज हो गया, तो सर इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा शायद। ओके, नियर द हॉरिजन जो है उसको ऐसे आना पड़ेगा, और जो ओवरहेड होगा उसको ऐसे आना पड़ेगा। तो यस उसको सर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा एटमॉस्फेयर में, और इस वाले को इतना करना पड़ा, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। हॉरिजन समझते हैं आप लोग? यस सर, एपरेंट पोजीशन पे Yes, सर sir. आसमान और ज़मीन मिलती हुई दिखे। क्षितिज। क्षितिज, यहाँ पे आपको दिखता है कि समुद्र में दिखता है कि आसमान आपको समुद्र में मिल रहा है, ज़मीन पे मिल रहा है, तो वो हॉरिजन पोजीशन होती है। तो हॉरिजन पोजीशन आपकी जो यहाँ पे है, तो मान लीजिए ये जो रे आ रही है ये आपकी यहाँ से आ रही है हॉरिजन से, तो ये आपका ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये स्टार एट हॉरिजन है। तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पे जब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो वेर इसमें जो है डेंसिटी में चेंज भी ज़्यादा इसको फील हो सकता है, मतलब थोड़ा भी अगर चेंजेस होता है तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा उसके लिए, समझ रहे हो मतलब? यस सर। अगर कहीं पे भी कुछ चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ डेंसिटी चेंजेस, तो उसमें म्यूज का चेंज होगा। एटमॉस्फेयर का आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पे, हमने देखा था कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एटमॉस्फेयर का चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ यस सर। सर कंटिन्यूअस मूवमेंट। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, या कंटिन्यूस समथिंग, कुछ ना कुछ चलता रहता है एटमॉस्फेयर में, कभी एयर चलती है कभी कुछ चलती है। तो उससे जो ज़्यादा इफेक्टेड होगा वो कौन सा स्टार होगा? जो स्टार हमारा हॉराइजन पे है वो स्टार ज़्यादा इफेक्टेड है ना, वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा। तो अगर वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा तो फिर क्या होगा, आपको ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई देगा, सर ट्विंकलिंग ट्विंकल ज़्यादा दिखेगी। ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। तो इट मोर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एटमॉस्फेयर में, तो इसमें क्या होता है फिर आपका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग लेयर का, तो मोर ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। डिफरेंट म्यू and that too is changing with time. So more twinkling, और ये आपका जो स्टार ओवरहेड पे है इसका ट्विंकलिंग कम होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था सर, म्यू रिलेटेड। सर जो हमने म्यू का वो फॉर्मूला पढ़ा था इक्वल्स ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा क्यूब, सर वो फॉर्मूला जो है वो म्यू को डिफाइन करता है या फिर सर वो फॉर्मूला इसके और वेवलेंथ को रिलेट करता है? वो रिलेट करता है केवल, मैंने वो एक्सपेरिमेंटली ऐसा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला गया है, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी। क्योंकि सर एक जगह मुझे एक क्वेश्चन मिला था कि म्यू डिपेंड्स ऑन, तो सर दो ऑप्शन थे, एक तो था कि नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और सर दूसरा था सर वेवलेंथ। तो सर मैंने तो नेचुरल प्रॉपर्टी लगाया लेकिन वेवलेंथ सही दिखा रहा था। म्यू डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। यस सर। म्यू डिपेंड्स ऑन, वैसे तो अगर आप देखें तो फिर दोनों पे डिपेंड करेगा, अगर सही आंसर देखें तो। यस सर। क्योंकि Yes, अगर ग्लास का देखें तो 1.5 होता है मान लो, तो डिपेंड करता है आपका, पहले तो ग्लास होना चाहिए, दूसरी बात वायलेट कलर के लिए आप चेक कर रहे हो या रेड कलर के लिए चेक कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो म्यू आप बोल रहे हो वेवलेंथ, आई थिंक फिर अगर ऑप्शन होगा तो बेटर फिर दोनों ऑप्शन होने चाहिए, दोनों बोथ पे डिपेंड करेगा।
डिपेंड तो करेगा, मतलब वो तो रिलेशन निकाला गया यहाँ पे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन डिफाइन नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, लैम्डा पे डिपेंड तो करेगा ही। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ओके, अच्छा क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, आपने हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट टाइम, इससे ये डिस्कस नहीं किया था। क्यों होते हैं क्लाउड वाइट? सर क्योंकि वहां से लाइट जो आती है सर वो मतलब पूरी स्कैटर हो जाती है, तो सर इसलिए हमें वाइट ही दिखती है केवल। ओके, और कोई रीज़न? तो वहाँ सारी लाइट्स इक्वली स्कैटर होती हैं इसलिए। सारी लाइट इक्वली स्कैटर होती हैं, ऐसा क्यों होता है? स्काई में कौन सी लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है? सर ब्लू। ब्लू ब्लू। ब्लू कलर स्कैटर होने का ज़्यादा रीज़न क्या है? सर क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, एक तो वेवलेंथ फैक्टर हो गया कि वेवलेंथ कम है, लेकिन एक और चीज़ पे डिपेंड करता है ना, ये आपका जो स्कैटरिंग होता है, मैंने किसी एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज़ स्कैटर करेगी या नहीं करेगी। टिंडल इफेक्ट मान लो आपको बोलूँ मैं, तो किस पे डिपेंड करता है वो? सर पार्टिकल्स पे। यस सर, कोलोइडल पार्टिकल। पार्टिकल्स पे। सर पार्टिकल पार्टिकल साइज। सर पार्टिकल साइज है। पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो स्कैटरिंग कब होती है? जब आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो, पार्टिकल साइज से छोटी हो, बड़ी हो, या क्या हो? यस सर कंपैरेबल हो। कंपेरेबल, वेरी गुड। तो स्कैटरिंग आपकी होती है जब आपकी पार्टिकल साइज एंड जो रे है आपकी इंसिडेंट रे, उसका लैम्डा जो है ये कंपेरेबल है, ये और ये कंपेरेबल है आपस में, तो स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। ओके सर। सर हम ये भी कह सकते हैं ना सर, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास केमिस्ट्री में, सब मिक्सचर जो होते हैं उसमें टिंडल इफेक्ट जो होता है, और जो नॉर्मल होमोजेनियस होते हैं उनमें नहीं होता है। तो सर क्लाउड्स कैसे हो गए? क्लाउड में क्या है, क्लाउड होमोजीनियस है क्या? सर कोलॉइड है सर, तो नो हेट्रोजेनियस। सर, कोलोइडल हाँ, तो वहाँ पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए टिंडल इफेक्ट? सर होगा। होना चाहिए। चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, क्लाउड में जो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल अलग अलग साइज के होते हैं, तो अगर अलग अलग साइज के पार्टिकल होंगे तो फिर किसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा? सर सभी का इक्वली हो जाएगा क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ्स भी है हमारे पास। बिल्कुल, तो अगर अलग अलग कलर, अगर अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं तो सब कलर का बराबर बराबर वो होगा आपका स्कैटरिंग, है ना? तो फिर क्या होगा? तो सारी लाइट जो सारी वेवलेंथ्स की सर वो सब स्कैटर हो जाएगी, तो हमें केवल वाइट लाइट ही दिखेगी। वाइट लाइट ही दिखेगी, है ना? तो यहाँ पे जो क्लाउड होता है आपका, तो क्लाउड में जो है आपको फिर वाइट लाइट ही दिखती है। यस सर। सर इक्वली इसलिए होती है सर, फिर ब्लैक हमें इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ ब्लैक क्योंकि इक्वली नहीं होता सर। बताओ ब्लैक का रीजन पता है किसी को? सर कहाँ पर ब्लैक दिखने का? क्लाउड कई बार ब्लैक भी दिखते हैं ना, हमें वाइट भी दिखते हैं तो ब्लैक भी दिखते हैं। सर ब्लैक के टाइम पे तो उसमें शायद रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो सर उस वजह से कुछ हो, या फिर सर यस सर, रेन ड्रॉप का रिफ्लेक्शन होता होगा सर, उसमें कोई लाइट का मिक्सचर बनता होगा। ओके, सर ब्लैक के टाइम में मे बी रेन ड्रॉप्स है, तो सर वहीं पे ऊपर के ही साइड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो सर हमें नीचे की साइड से कोई कलर आइडेंटिफिकेबल मतलब नहीं हो रहा है सर, इसलिए ब्लैक दिख रहा हो। यस सर, वो डार्क ब्लैक भी तो नहीं होता ना। अच्छा, तो वाइट का रीजन पहले लिख देते हैं, वाइट क्यों होते हैं क्लाउड्स अपीयर वाइट? यस सर। तो क्लाउड्स में क्या होता है बेसिकली, क्लाउड्स में आपकी वाटर ड्रॉपलेट होती है पहले तो, मेनली तो जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सारे कलर जो आपके होते हैं, सातों कलर
उनको इक्वली स्कैटर करती है ना, इनको जो है इक्वली स्कैटर करती है। तो अगर इक्वली स्कैटर करेगी तो कोई भी कलर आपका ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा। यस सर। तो इसलिए फिर आपको वाइट दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी कई सारी ड्रॉपलेट होती है, वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, अलग अलग कलर को ये वो करेंगी। तो ओवरऑल आपका जो होगा सारे कलर का इक्वल स्कैटर होगा, इक्वल स्कैटरिंग फॉर ऑल कलर। अलग अलग साइज की ड्रॉपलेट जो होंगी अलग अलग कलर को स्कैटर करेंगे तो सबका लगभग इक्वल स्कैटरिंग हो जाएगी। यस सर। तो इट विल अपीयर वाइट। ऑल कलर या नो कलर इज डोमिनेंट। तो नो कलर इज डोमिनेंट, तो दिस मीन्स इट अपीयर वाइट। तो व्हाइट का रीजन तो हमें क्लियर हो गया कि व्हाइट क्यों होता है। ब्लैक का रीजन किसने बताया था अभी, तो क्या बताया था ब्लैक का रीजन? सर जब ब्लैक में मतलब कि क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का ऊपर की साइड हो जाता है सर, नीचे से हमें लाइट आती हुई नहीं दिखती है, तो सर इसलिए ब्लैक अपीयर होता है। ओके ठीक है। या फिर कोई ये हो सकता है क्या कि जब ब्लैक क्लाउड में जब रेन ड्रॉप्स ज्यादा होती है तो सर वहाँ पे वो बीच में थोड़ी स्पेस रह जाती है उनके, जहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता लाइट का, तो सर इसलिए वो हमें डार्क दिखते हैं। क्योंकि अच्छा वहाँ पे क्या होता है कि आपका स्पेस रह जाता है बीच में, तो फिर क्या होता है? तो सर वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता लाइट का। अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। और कोई रीज़न? सर हम्म सर एक रीजन ये भी हो सकता है ना कि अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा वाटर स्कैटर होंगे, मतलब सर लाइट स्कैटर होगी। बिल्कुल। यस सर, अगर ज्यादा लाइट अगर स्कैटर होगी तो उतनी ही कम लाइट हमारे पास पहुंच पाएगी, इसलिए सर जो नीचे वाला साइड है वो हमें ब्लैक दिखाई देगा। ओके। बारिश कौन करते हैं बादल, आपके वाइट वाले या ब्लैक वाले? सर ब्लैक वाले। ब्लैक वाले। ठीक है, तो ब्लैक वाले ज़्यादा थिक होंगे या वाइट वाले ज़्यादा थिक होंगे? सर ब्लैक ब्लैक वाले। सर ब्लैक वाले। ब्लैक वाले ज़्यादा थिक होंगे। तो अगर थिक ज़्यादा होंगे तो स्कैटरिंग ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। ज़्यादा करेंगे। करेंगे। यस सर, लाइट क्लाउड के हिसाब से ज्यादा करेंगे। ज़्यादा करेंगे है ना, या हो सकता है ज़्यादा लाइट को स्कैटर ही कर दें वो। यस सर। यस सर। तो फिर क्या होगा, आपको क्या दिखेगा नीचे जाके बिल्कुल? सर ब्लैक कलर दिखाई देगा, सर ब्लैक कलर दिखेगा। क्योंकि सर मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है सर वो हमारे पास पहुंच रही है। हाँ, तो यहाँ पे लाइट हम पे मिनिमम पहुंचेगी है ना, क्योंकि आपके क्लाउड काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएंगे। तो लाइट का बाकी लाइट आपकी जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। तो आपको फिर जो लाइट है कम पहुंचेगी, तो आपको ग्रे अपीयर होंगे, ग्रे या ब्लैक अपीयर होंगे। ओके। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे ग्रे कलर के क्लाउड होते हैं वो बारिश करते हैं, क्योंकि वो थिक होते हैं। उससे आइडिया होता है कि ये क्लाउड थिक है। अब क्लाउड थिक है तो बारिश करेगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके। यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं तो खैर वाइट कलर का बता रहा था कि वाइट क्यों होते हैं, तो वाइट का मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, bluish color of the water in deep sea is due to? Bluish color of water in deep sea is due
2 कई सारे दिए इसमें, रिफ्लेक्शन, एडजॉर्प्शन, So scattering of light. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, Scattering of light, sir. Yes, sir. Scattering of light. presence of algae and other plant found in the water, ये भी एक लिखा हुआ है. Scattering of light is one more option. यस सर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। जब लाइट ऊपर से आएगी तो ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करेगी। यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट का साइज होता है वैसा होता है कि ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करता है, तो ये ज़्यादा स्कैटर होती है ब्लू Yes, कलर। sir. तो जितना ये जाएगा उतना ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता जाएगा, तो आपको सब ब्लू दिखाई देगा, बाकी कलर कम स्कैटर होंगे। तो इसलिए आपको ये ब्लू दिखाई देगा जब डीप सी होगा। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? यस Yes. सर। Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ हेडलाइट suitable for vehicle in foggy weather is रेड सर रेड लाइट, Sir, red light. रेड लाइट, क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होगी Yes. हाई वेवलेंथ। Sir, red light. Yes, sir. Red light. Sir, क्योंकि सर वो yellow. fog में से भी पास कर जाएगी और स्कैटर नहीं होगी। येलो क्यों होगी? Sir, mostly yellow. अच्छा, सर शायद रेड ज्यादा जगह यूज नहीं करते ना सर, लोगों को पसंद नहीं आते सर, शायद इसलिए येलो भी यूज कर सकते हैं। Yes, sir. Red light इसमें भी यूज होती है और डेंजर सिग्नल में भी इसी वजह से यूज होती है। यस सर। रेड लाइट सबसे कम स्कैटर करती है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर, इसलिए दिख जाती है सर, येलो वाली यूज करते हैं, ऑरेंज यूज किसी चीज के लिए नहीं करते सर, इसलिए येलो करते हैं सर, क्योंकि वो और ऑप्शन है सर लास्ट 3 में से। तो सबसे कम स्कैटर क्या, सबसे ज्यादा स्कैटर क्या होती है? Sir, violet. Violet. वॉयलेट, वॉयलेट होती है। वॉयलेट इनके लिए सबसे खतरनाक होगी अगर हेडलाइट्स पे लगा रखे हो। तो बहुत पास से, मैंने बहुत पास जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए, तभी देख Yes, पाओगे आप, sir. है ना? तो तो सर फिर गाड़ियों में येलो क्यों यूज करते हैं, रेड क्यों नहीं करते? हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि यूजुअली येलो क्यों करते हैं, बताओ इसका रीजन क्या है? यहाँ पे भी येलो दिया हुआ है आंसर में। ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। रेड Yes, लाइट sir. में रेड लाइट डेंजर में के भी लिए होती है। डेंजर रेड वार्निंग के लिए, है। खतरे के लिए होती है सर रेड Yes. लाइट को भी स्पेसिफिक जगहों पे में भी यूज करें, जैसे रेलवे क्रॉसिंग्स पे, और सर उसी सर जगह पे। जैसे कार में भी अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो जो पीछे लाइट होती है वो रेड ही होती है। यस सर। सर वो डेंजर का साइन होता है उससे पीछे वाली गाड़ी के लिए, आप भी ब्रेक लगा लीजिए। ठीक है, और क्या रीजन है? सर लेकिन मुझे एक डाउट था सर, अगर हम आगे भी सर रेड लाइट लगाएं तो सर हमारी आगे वाली गाड़ी को सर वो देखेगा थोड़ी, सर आगे रेड लगाने में क्या दिक्कत है? अगर हम आगे रेड लगाएं तो हमारी रेड लाइट को नहीं दिखेगा, तो फिर आगे रेड लगा सकते हैं, आप बोल रहे हो? यस सर, मतलब लगा सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है वो आपको? वाले सर रीजन होगा कि डेंजर सिग्नल के लिए यूज होती है रेड लाइट। सर बट अगर रास्ता सर चारों तरफ से हुआ तो फिर दिक्कत होगी ना। सर ये रीजन हो सकता है कि येलो एक थोड़ा ब्राइट कलर है, तो सर वो रात में गाड़ियों के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा।
हाँ, वो भी रीज़न है और भी इसके रीज़न होते हैं एक्चुअली। आपका जो कलर की सेंसिटिविटी होती है ना, मैं आपको बताऊँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो वो होते हैं ना जहाँ पे मैड लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो कहते हैं कि जो दीवार की वो करी जाती है वाइट, ये वो करते हैं, कलर करते हैं पेंटिंग, तो येलो करी जाती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? आपका जो आई का सेंसिटिविटी है वो ऐसा ग्राफ बनता है उसका कुछ, अगर आप देखेंगे ना विबग्योर में, तो आपकी जो आई की सेंसिटिविटी है वो येलो कलर के लिए मैक्सिमम होती है डिफरेंट कलर में। तो ये भी एक रीज़न होता है कि कई बार आई की सेंसिटिविटी डिपेंड करता है कि आई कितनी टाइम पे आप उसको रिएक्ट कर पाते हो। सर येलो कलर ही क्यों? येलो कलर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है ना आपकी आई के लिए, मैंने ऐसा ग्राफ बनता है जब आप आई के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर, तो सेंसिटिविटी ऑफ द आई चेक करिएगा आप लोग, तो आपकी येलो कलर की मैक्सिमम होती है, तो आप उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हो एज कम्पेयर टू वायलेट या फिर रेड कलर के। तो हमारी आंख उसमें ज़्यादा सेंसिटिव है, एक तो रीज़न ये है। हालांकि जो स्कैटरिंग का अगर आप देखें तो रेड कलर इज़ द बेस्ट फॉर नॉट नो स्कैटरिंग, लेकिन यहाँ पे साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको जो है रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए आपका ना, क्योंकि जब गाड़ी चला रहे हो आपको तो एक रिएक्शन टाइम होता है, ब्रेक लगाने का टाइम है, बाकी टाइम तो वो रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। तो आपकी जो येलो कलर होता है उसका आपको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपकी आई होती है, तो कम टाइम लेती है आपके सिग्नल को प्रोसेस करने में। आसान है, आपको गाड़ी आप सामने से आ रही होती है, आपको ब्रेक लगाने में कुछ टाइम लगता है, एकदम से ब्रेक नहीं लगाते, कुछ सेकंड का फर्क पड़ता है, 0.1 या पॉइंट समथिंग, है ना। तो उसे हमारा रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो तभी ऑरेंज ही यूज नहीं करते हैं हम कई जगह। हाँ, तो बेसिकली इसमें ये रीजन है कि आपकी सेंसिटिविटी भी डिपेंड करती है, कई सारे फैक्टर हैं यहाँ पे, तो ये भी चीजें देखनी पड़ती है प्रैक्टिकली क्या होगा। जैसे एक चीज आपको बताऊं, जो रोड होती है हमारी, जो रोड बनती है हाईवेज, दे शुड बी स्ट्रेट, लेकिन आपने स्ट्रेट हाईवे देखा है कोई? नो सर। नो सर। तो नहीं बनाते हैं। स्ट्रेट नहीं देखा, मतलब सर स्ट्रेट होता है। रोड्स पे भी तो सर पेड़ पे जो रोड्स होते हैं सर, उन पे भी तो सर येलो कलर का कुछ बना रहता है। हाँ, वो तो खैर वो तो अलग चीज होती है, जो आपको बोल रहे हो जो माइलस्टोन का वो लगा रहता है, जो माइलस्टोन हाईवे पे चलते हैं सर, जो माइलस्टोन होता है वो तो खैर वो येलो इसलिए होता है, वो नेशनल हाईवे को शो करता है येलो कलर। यस सर, येलो कलर। ग्रीन कलर स्टेट हाईवे में भी स्ट्रिप्स लगा देते हैं ताकि पता लग सके। हाँ, वो तो उसके लिए होता है कि आप रोड से उधर ना चले जाएं, इधर उधर ना चले जाएं रोड के। यस सर। रात को तो फ्लोरोसेंट वो सब यूज करते हैं, पे उस लाइट को वापस भेजते रहते हैं बार बार। तो सर फिर डेंजर के लिए रेड की यूज करते हैं सर, डेंजर है तब भी तो हमारा जो सेंसिटिविटी है वो भी ज्यादा ही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक्चुअली डेंजर में क्या है कि आप उसके पास नहीं जा रहे हो, दूर से दिखना चाहिए आपको। गाड़ी तो आपके पास आ रही है ना जब चल रहे हो आप, तो आपको रिएक्शन करना है वहां पे। डेंजर से आपको दूर रखना है, आपको रिएक्ट नहीं कराना, उसको दूर रखना है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तो जब रिएक्शन टाइम की बात आती है तो यू आर टॉकिंग अबाउट मिली सेकेंड्स, कि मिली सेकेंड में आपका रिएक्शन होना चाहिए, तो आप वो लाइट यूज करेंगे जहाँ आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो। लेकिन जब आप डेंजर सिग्नल की बात करेंगे, डेंजर सिग्नल तो बहुत दूर है आपका, कहीं मान लो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे डेंजर सिग्नल लगा हुआ है, तो आप तो 1 किलोमीटर दूर से देख लोगे यहाँ पे डेंजर सिग्नल मान जाना आपको। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको माइक्रो सेकंड में कोई डिसीजन लेना है या मिली सेकंड में डिसीजन लेना है आपको, तो है ना। या आपको ट्रेन जा रही है, मान लो आगे ट्रेन के पीछे आप दूसरी लाइट लेके जा रहे हो, तो ट्रेन में भी आपने देखा लास्ट में वो रखते हैं रेड, तो भी काफी दूर से दिख जाता है, क्योंकि तो कई जगह पे रेड होता है। तो ये इसमें जो फैक्टर है एक्चुअली सेंसिटिविटी ऑफ द आई का मेन रीजन है, कि सेंसिटिविटी ऑफ आई आपकी ज्यादा होती है फॉर दिस कलर। ओके, यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ये पूछा कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वो कब ज्यादा होता है? जब आपका साइज जो है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है वो पार्टिकल साइज से ज्यादा हो, कम हो या कंपेरेबल हो। सर कंपेरेबल। सर कंपेरेबल।
कंपेरेबल होना चाहिए। Tyndall effect is observed when the size of scatter is dash the wavelength of light, less, more comparable. Answer is सर ऑप्शन सी। C, comparable होना चाहिए। यस सर कंपैरेबल से मतलब हम क्या समझते हैं? मतलब दोनों का, जैसे मान लो वेवलेंथ आपका कुछ आया कि 0.6 10⁻⁻7 मीटर, मान लो ऐसे कुछ आया, 6 मीटर ऐसे कुछ आएगा ना, मान लो ये आया, तो कंपेरेबल साइज का मतलब होता है कि जो पार्टिकल है उसका साइज भी ऐसी कुछ होगा, 0.4 माइक्रोमीटर या 0.7 माइक्रोमीटर, ओके सर, सर मतलब यूनिट सेम है तो लगभग सेम मेजर होगा। करने हाँ, वाले। मतलब उससे 20 गुना या 25 गुना का फर्क होगा, ऐसा नहीं होगा कि 10,000 गुना का फर्क है पार्टिकल में। ओके सर, ओके, यस। आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने आपको एक बार लाइट का बताया था, बेंडिंग ऑफ लाइट, मैंने कहा था कि कंपेरेबल साइज होना चाहिए वेवलेंथ का, यस ये सर। सर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया था। ये सर स्कैटरिंग के लिए भी हम Diffraction समझ of light। सकते हैं। कि साउंड जो है मूव कर जाता है, लेकिन लाइट की Light नहीं वेवलेंथ करता, बहुत कम yes। होती है, तो ये बेंड नहीं करता जब तक ये बहुत, सर वेवलेंथ चाहिए उसको। यस सर। सर है ना, साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो कंपेरेबल साइज का मतलब वही होता है कि आपकी जो वेवलेंथ का साइज है और जो ये ऑब्स्टेकल का साइज है यहाँ पे कंपेरेबल है, ऐसी यहाँ पे जो आपकी ये वेवलेंथ है और जो पार्टिकल जो स्कैटर कर रहे हैं उनकी साइज आपस में कंपेरेबल होना चाहिए। ओके, चलिए, सर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो अगर लाइट को अगर ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो फिर स्कैटरिंग उतनी अच्छी तरह से नहीं होगी, बहुत मैंने बहुत माइनर स्कैटरिंग होगी, आपको ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा, आपको पता नहीं ओके चलेगा सर। ज़्यादा। ओके, तो कंपेरेबल होना जरूरी है ताकि आपको पता चले कुछ सिग्निफिकेंट उसका स्कैटरिंग हो या बेंडिंग ऑफ लाइट हो। ओके, चलिए, अब जो है आपके, तो ये यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? क्लियर है सर। क्लियर है सर, नो डाउट। ओके, पेपर में बढ़िया करके होगा तो जिनके पेपर बाकी हैं। यस किसी सर। क्वेश्चन आया था इससे जो हमने अभी किया है, उससे कोई क्वेश्चन आया था किसी का? यस सर सर, एक यही क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था सर, ट्रू फॉल्स का। अच्छा, क्या आया था ट्रू फॉल्स में, क्या सर पूछा इसमें था? लिखा था Tyndall effect is observed when the size of scatter of light is less than the wavelength of light। सर तो मैंने फॉल्स, फॉल्स कर दिया। ठीक है, सर एक तो सर क्वेश्चन मेरे पेपर में आया तो था। ह्यूमनाइज ही दिया था सारा पार्ट। अच्छा, ओके, हाँ, क्या क्वेश्चन, अरुण आपका क्या क्वेश्चन आया था? सर मेरे में ये क्वेश्चन आया था कि जैसे उन्होंने ये दे दिया था कि वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, और सर फिर कह दिया था कि मतलब और 4 पार्टिकल थे और उनका पार्टिकल साइज भी दे दिया था, मतलब नैनोमीटर्स में, और सर फिर बताना था कि सर ग्रीन को सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगा। ओके, सर ग्रीन, तो सर उसमें मतलब उस हिसाब से पार्टिकल साइज देख के मतलब कंपेयर किया, तो सर पी और क्यू आ रहे थे। जो मतलब उसके पास था, जिसकी वेवलेंथ उसके बराबर यस थी सर, लगभग। सर आसपास की जो वेवलेंथ थी ओके, सर उसने किया था। ठीक, तो ये बाकी लोगों के काम आएंगे जो बाकी लोग अभी देने जा रहे हैं एग्जाम। सर 23rd को यस सर। 23rd को है एग्जाम? यस सर, पोस्टपोन हो गया, वही था लास्ट एग्जाम। ओहो, तो बढ़िया हो गया, आपको तो क्लास भी होगी इस बीच में। यस सर, ऑटम ब्रेक आ गया ना बीच में। ओके ओके ओके, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कई बार की क्लास हो जाती है और वही चीज़ पेपर में भी आ जाती है नेक्स्ट। यस सर।
ओके, चलिए तो ये है। अब इसके अलावा जो आपके टॉपिक हैं आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया लगभग सारा। कुछ टॉपिक आपके पैकेज में दिए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक दो पैकेज के जो टॉपिक हैं आप लोग कह रहे थे लास्ट टाइम, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ की बात कर रहे थे आप लोग, है ना। यस सर। और क्रिटिकल एंगल तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मिराज में डिस्कस कर चुका हूँ। सर डेविएशन प्रिज्म का प्रिज्म का डेविएशन करोगे, चलो वो भी कर लेते हैं। ओके, रियल और एपरेंट डेप्थ कर लेते हैं पहले, है ना। यस सर। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था जैसे कि मान लो ये कोई पानी आपने भरा हुआ है, इंडेक्स इसका म्यू है, ये एयर है, इसका म्यू 1 है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर आप कोई आए यहाँ से देख रही है तो इससे, ईगल और फिश, सॉरी ईगल और फिश। हाँ ईगल मान लो, या कोई मैन है या ईगल कोई भी है ना, वो उसे देख रहा है। अब इसे देखने के लिए उसे कम से कम 2 रे चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पे वाटर नहीं होता है, पूरा एयर होता, तो एक रे मान लो ऐसे आ रही होती, एक रे ऐसे आ रही होती आई में। तो आई देखती कि दोनों रे यहाँ से आ रही हैं, तो आई देखती कि दोनों रे यहाँ से आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन होता क्या, जब यहाँ से रे आती हैं तो रे जो है बेंड कर जाती हैं। तो ये रे जो आती हैं ये यहाँ से आने के बाद ऐसे बेंड कर जाती हैं। अभी यहाँ से बेंड करेंगी तो ये डेंसर टू रेयर में जा रही है, किधर को बेंड करेगी, अवे अवे फ्रॉम फ्रॉम नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी ऐसे। दूसरी रे हम वर्टिकल मान लेते हैं बिल्कुल, और हम ये मानते हैं कि आई की पोजीशन यहाँ पे कि उस रे आई से पास कर रही है ना। हालांकि अगर, चलो पहले इसको मैं देख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि अगर केस ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो मैं एक रे को मान लेता हूँ कि वर्टिकल है, और ये भी मान लो आई से पास कर रही है। आई को मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, आई को ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो है आई से पास कर रही है। तो अब जो आई को रे आती हुई दिखाई दे रही है, एक तो ये आती हुई दिखाई दे रही है और एक ये वाली आती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगी, इनको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये यहाँ पे कहीं मीट करेगी, यहाँ पे। ये सब पहले यस सर। तो जो ऑब्जेक्ट था उसको दिखेगा आई को कि एक्चुअली कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। यस सर। यस तो उसको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट आई पे रखा हुआ है, या उसकी इमेज जो है आई पे है। तो ऑब्जेक्ट उसे ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो हमने जो केस लिया है ये वर्टिकल रे, मैंने उसके आई को बहुत क्लोज माना है, परपेंडिकुलर टू द रे के पास माना है, बहुत जो परपेंडिकुलर रे आ रही है उसके पास माना है। अगर दूर मानेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा बस कि इसमें 2 तरह के शिफ्ट हो जाएंगे। एक तो ये ऊपर भी आ जाएगा थोड़ा सा, ये इधर को भी शिफ्ट हो जाएगा, देखना पड़ेगा इधर को होगा या इधर को, मैंने दोनों तरह के शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे कितना ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस यस सर। सर जब परपेंडिकुलर रे आईज में नहीं आ रही तो सर मतलब फिर जो 2 रेज आ रही हैं उन्हें एक्सटेंड करेंगे तो वो राइट या लेफ्ट में इसलिए शिफ्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, फिर आपको 2 रे बनानी पड़ेंगी। मान लो ऐसे बेंड कराए अपने, यस सर, एक और मतलब एक और रे बनाओगे, उसे भी बेंड कराओगे यहाँ से, है ना। फिर ये जहाँ पे भी मिलेंगी, जैसे भी मिलेंगी उसको देखना पड़ेगा कैसे मिलेंगी, कहाँ पे। तो फिर यहाँ पे इमेज बनेगी। ओके सर। ठीक है, तो ये केस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे शिफ्ट कितना होगा। तो अगर हम ड्राइव करें इसे, तो ड्राइव करेंगे तो ये वाली रे तो सीधी आ रही है, ये वाली रे जो है यहाँ से ऐसे आ रही थी और फिर ऐसे बेंड कर गई। तो मैं इसको अगर पीछे एक्सटेंड करूँ, पहले यहाँ पे एंगल देखो, ये एंगल आपका आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा। इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो ये आपका इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो मान लो इसका डेप्थ डी था, तो अब डेप्थ से ही दिखाई देगा। मान लो ये एंगल पी है, तो पी आई इज द एपरेंट डेप्थ। यस सर। यस सर। दिस इज रियल डेप्थ, दिस इज एपरेंट डेप्थ। और अगर मैं बोलूँ कितना शिफ्ट हुआ या कितना लिफ्ट हुआ या कितना राइज हुआ या अप, सर रियल माइनस अपेरेंट। अपराइज में जो हुआ ये पीओ माइनस पीआई। यस सर, पीओ माइनस पीआई हो जाएगा। करेक्ट। अपसाइड शिफ्ट अगर हम बोलें तो वो होगा आपका आई ओ इक्वल टू पी ओ माइनस
पी आई, ठीक है। ये हमें निकालना है कितना होगा। तो अगर हम निकालने की कोशिश करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो ज्योमेट्री वगैरह से निकालना पड़ेगा आपको। सर ये आई एंगल और आर सर उधर लेने होंगे। बिल्कुल, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। एंगल नहीं, ये वाला आर नहीं होगा। सर एंगल पी आई आर जो है सर शायद वो आर हो जाएगा। हाँ, ये छोटा वाला जो एंगल होगा वो आर होगा। ये वाला एंगल आपका आर होगा, ठीक है। और अगर ये आई है तो ये वाला आई होगा मेरे ख्याल से, राइट। यस सर। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 10, सर आर दूसरा नहीं होना चाहिए। हाँ करेक्ट, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल बनाया है तो ये यस सर। आर। पी सर पूरा ये होना, हाँ सर ये दूसरा वाला हो ये जाएगा वाला। सर। अगर ये आर है ये सर Yes, ये आर होगा। तो सर ये ये वाला होना चाहिए ना। ये होगा। और सर ये दो लाइंस जो है सर ये दो नॉर्मल सर ये पैरेलल हैं, तो सर आर हम उधर भी ले सकते हैं। ओके, आप क्या बोल रहे हो कि ये नॉर्मल दोनों पैरेलल हैं तो सर जो एक लाइन है सर पी आई यू और सर ये जो दूसरी नॉर्मल है सर ये दोनों तो मतलब पैरेलल हैं, तो सर आर हम जहाँ पे पी आई और सर एक और जो पॉइंट है सर के सर वन पी आई के सर यहाँ पे भी ले सकते हैं आर। ओके ठीक है। तो ये आपके जो है ऐसे हैं रहे हैं ना, तो ये कौन से एंगल बोलते हैं इनको हम? सर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, Alternate interior ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट होगा तो ये आर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो वी कैन राइट हियर कि 10 आर का वैल्यू कितना आएगा इस ट्राइंगल में पी आई के में? सर पी के बाय पी आई। पी के बाय पी आई, ओके। और सिमिलरली 10 आई का वैल्यू कितना आएगा? सर पी के बाय पी ओ। पी के बाय पी ओ, ओके। एंड वी नो दैट इफ एंगल आर स्मॉल देन? सर उसको इक्विवेलेंट टू उसके tan मान लेते हैं। हाँ, फिर एंगल इज स्मॉल तो tan थीटा और sin थीटा बराबर होते हैं। Yes, sir, tan theta Yes, बराबर sir, sin yes, theta और sir theta। हाँ, अप्रोक्सीमेटली देन tan थीटा अप्रोक्सीमेटली sin थीटा। मैं sin में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फिर वो स्नेल्स लॉ लगाना ना, sin i बाई sin r वाला। यस सर, सर तो मैं स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हाँ, तो मैं 10 तो लगा नहीं पाऊंगा, 10 में तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ इक्वल टू sin r और इक्वल टू sin i। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ में क्या लिखेंगे? म्यू इक्वल टू क्या आएगा? सर sin r बाय sin i सर इस केस में। बाकी लोग देखो म्यू क्या आएगा? ये आएगा? यस सर। यस सर। है ना। अदरवाइज तरीका ना, मैंने आपको बताया तरीका क्या होता है इसका, म्यू इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, म्यू इंटू साइन आई यस सर, सर sin इक्वल टू sin r into 1। 1 इंटू साइन आर, तो उससे भी यही आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir। ओके, तो म्यू हमारा साइन आर बाय साइन आई है, यानी साइन आर बाय साइन आई। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे हम तो यू विल गेट साइन आर ये है और साइन आई ये है, तो दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ के बराबर है। करेक्ट। पी के तो कट जाएगा आपका दोनों में, यस सर। यस सर। सर कट जाएगा। तो क्या आएगा? पी ओ बाई पी आई। सर पी ओ बाय पी आई। पी ओ बाय पी आई, पी ओ हमारा पी डी आई है, बाय पी ओ। यस सर। सर रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ मल्टीप्लाई बाय में। करेक्ट। डी पी ओ तो हमारा डी था और ये वाला हमारा पी आई हो गया, तो पी आई हमारा जो आया डी बाई म्यू आया, पी आई हमारा डी बाय म्यू आया। दिख रहा है सबको? ये स्क्रीन में कट तो नहीं रहा? नो यस सर, सर दिख रहा है। दिख रहा है। पी आई हमारा डी बाय म्यू आया, तो डी से कम आया ज्यादा आया? सर कम आया सर, क्योंकि सर म्यू कम ग्रेटर कम देन आया। कम आया है ना, तो यानी कि ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पी आई जो है कम होगा तो ये पार्टिकल आपको ऊपर दिखाई देगा, ओके। ओके सर। सर ये इफ एंगल इज स्मॉलर वाला पार्ट समझ नहीं आया जो आपने tan कोसाइन में कन्वर्ट ये किया। प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, अगर आपके एंगल छोटे होते हैं ना
तो टेन थीटा मैंने आप एंगल को रेडियन में लेना पड़ता है, लेकिन आप डिग्री में नहीं लेना, रेडियन में होता है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एंगल बराबर आते हैं, वैल्यू इनकी बराबर आती है लगभग लगभग। अगर छोटा एंगल होगा ना, मान लो साइन 5 डिग्री है, उसको जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये साइन 5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री के बराबर आएगा वैल्यू। ओके सर। तो ये प्रॉपर्टी कई जगह यूज करते हैं हम लोग, मैथ्स में भी करते हैं और फिजिक्स में तो करते ही करते हैं कई बार। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि जो एपरेंट डेप्थ होगा वो रियल डेप्थ बाय म्यू होगा। तो अगर व्यक्ति या कोई मान लो पक्षी है, वो फिश को देख रहा है नीचे, बर्ड जो है फिश को देख रहा है, तो फिश उसे क्या दिखाई देगी, पास या दूर? सर सर पास पास दिखेगी। दिखाई देगी। सर पास दिखाई देगी। पास दिखाई देगी। और अगर फिश देखेगा बर्ड को तो सर ऊंचा दिखाई देगा। ऊंचा। उस टाइम पे म्यू इंटू डी हो जाएगा। यस उस टाइम सर। पे क्या होगा कि अगर मान लो फिश जो आंख है वो म्यू की, डेप्थ एपरेंट और डी की मतलब जो पोजीशंस है वो चेंज हो जाएंगे उस केस में। बिल्कुल, मान लो ये यहाँ पे है डी, पक्षी यहाँ पे उड़ रहा है कोई, है ना, तो ये जो फिश होगी जो फिश से देखेगी, मान लो डिस्टेंस D2 है, ये D1 है, तो फिश को जो डिस्टेंस दिखेगा बर्ड का, सर D2 प्लस D1 म्यू। करेक्ट, बाय फिश इक्वल टू D2 तो ऐसे ही रहेगा प्लस Yes, D1 म्यू इंटू म्यू। ठीक है। और अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन फ्रॉम बाय द बर्ड, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, अब क्या आएगा? सर D1 प्लस D2 बाय म्यू। अब ये आएगा। ठीक है, D2 डिस्टेंस कम हो गया, जितना पानी था yes, उतना कम हुआ, है ना, फर्क वहीं पे पड़ेगा क्योंकि बेंडिंग उसी के कारण होगी D2 जहाँ पानी yes, खत्म। sir. तो सर फिर D1, फिश आसानी से देख लेगी बर्ड। हाँ मैंने पास दिखाई देगा, उसको ऐसा लगेगा कि पक्षी मेरे को मारने आ रहा है, पास आ गया बहुत, Yes, लेकिन sir. एक्चुअली वो दूर होगा थोड़ा, तभी वो भाग जाती है। तभी वो भाग जाती है। सर इस कॉन्सेप्ट पे सर जेई में भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल आते हैं जेई में। तो सर वो क्वेश्चंस करने लायक हैं हम लोग अभी, या फिर सर उसके लिए कुछ और जानना जरूरी है? नहीं कर सकते हो आप लोग। ओके सर। सर फिर करा दो एक बार। हाँ कराता हूँ, एक क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। सर ये म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये म्यू इस मीडियम का है जिसमें फिश थी, जिसमें आई है, मतलब हमारी यहाँ पे आंख है ना, हमारी आंख किसकी है? फिश देख रही है बर्ड को। ओके सर। सर ये इसका एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव है? यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट ले रहा हूँ, मैं उसको 1 मान रहा हूँ। अगर ये 1 नहीं होगा मान लो तो फिर म्यू रिलेटिव लेना पड़ेगा आपको। ओके सर। अच्छा एक चीज बताओ अब कि मान लो ये एक ग्लास का स्लैब है, इसका म्यू जो है 1.5 है, इस पे एक बबल है यहाँ पर कहीं पर, नॉट मे नॉट बी इन द मिड, तो उसको हमने जब यहाँ से देखा तो मुझे डिस्टेंस दिखाई दिया 6 सेंटीमीटर दूर है वो, और यहाँ से देखा तो 8 सेंटीमीटर दूर दिखाई दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये थिकनेस टी कितनी है। सर हमने जो देखा है सर वो मतलब ग्लास से थोड़ी दूरी से देखा है या एकदम ग्लास से ऑब्जर्व किया है? टच करके, मतलब बिल्कुल ग्लास पे। ओके सर।
9.33 आ रहा है सर। कितना? सर 28/3 सेंटीमीटर। सर 9.33। 9.33। अर्नव आपको कितना रहा है? ये सर वही 28/3 सर, अप्रॉक्सीमेट उतना ही आएगा। चलो बाकी लोग भी करो एक बार, देखते हैं फिर कितना आंसर आ रहा है। उतना ही आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। सॉरी सर, सर मैं आंसर में चेंज करना चाहूंगा सर, मेरा 21 आ रहा है सर, 21 सेंटीमीटर। 21 आ गया अब। यस सर, सर उल्टा ले लिया था। देखो बाकी लोगों ने उल्टा ले रखा है क्या? 28/3 जो आ रहा है। इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लो, ये डिस्टेंस मान लो। सर मैं पहले सीधा दे रहा था, पर सर इन्होंने बोला तो मैंने भी उल्टा ले लिया। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अपना वो होना चाहिए श्योर अपने आंसर पे। यस सर, सर आ गया। आ गया। ये डिस्टेंस x है मान लो और ये y है, उल्टा तो ले लिया था। अगर डिस्टेंस यहाँ से x है और y है तो आपको x प्लस y निकालना है एक्चुअली, है ना? यस सर। अब जब आपने यहाँ से देखा तो आपको डिस्टेंस कितना दिखाई देगा एक्चुअली? x बाई म्यू, यस सर। वो 6 दिया हुआ है। और यहाँ से देखोगे तो डिस्टेंस दिखाई देगा y बाई म्यू, वो आपको 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। तो x प्लस वाई आपका आ जाएगा यहाँ से 14 म्यू, यानी कि 14 इंटू 3/2, तो ये 21 आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। ओके, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये पानी भरा हुआ है 9 सेंटीमीटर, म्यू इज सपोज कितना होता है 1.4/3, है ना? और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, तो जो मिरर इसकी इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट की इमेज, वो कितना दूरी पे बनाएगा? ये आपको बताना है, डी कितना होगा डिस्टेंस। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। दिस इज द ऑब्जेक्ट which is kept at a distance of 10 centimeter from the surface of the water. The water level is 9 centimeter and this mirror is on the base of this tub with refractive index of water mu equal to 4/3. So you have to find the image formed by the mirror, distance of the image formed by the mirror. सर वो ऑब्जेक्ट से निकालना है या फिर सर मिरर? मिरर से बता दो, डी यहाँ से बता दो कितना होगा। सर 17.25। 17. सर 14.25। 14.25। पहले देखना पड़ेगा आपको कि ये कितना दूर है। 14.2 नहीं आएगा, आई थिंक। सर 67/3 आ रहा है सर, 22 1/3। करेक्ट लग रहा है, निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, मतलब मिरर को कितना दूर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट एक्चुअली। तो मिरर को आई मान लो और ऑब्जेक्ट को मान लो कि एक तरह का बर्ड है, तो ये बर्ड कितनी दूर दिखाई देगा इसको अपने से? अगर मैं मिरर से देखूं तो डिस्टेंस कितना दिखाई देगा मुझे?
सर 9 + 10 into mu. इतना दिखाई देगा? बाकी लोग Yes, क्या sir. बोलते हैं? यस सर। यस सर। ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम द मिरर, तो उतनी दूर इमेज बनाएगा अपनी। तो 9 + 10 into 4/3 तो आ जाएगा 40 प्लस जो भी बनेगा 40 + 27। क्लियर हुआ? यस सर। सर मैंने उल्टा ले लिया था, ऑब्जेक्ट से मिरर था। अच्छा, हाँ, इसमें ये देखना पड़ता है ना आपको कि मैंने देखना पड़ता है कौन देख रहा है किसको। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ग्लास स्लैब है और यहाँ पर हमने इसके नीचे ना लेटर लिख के रखे हुए हैं अलग अलग कलर से, और जो जिस कलर का लेटर है उसी कलर से लिखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, और आप इसको यहाँ से देख रहे हो टॉप से। तो विच लेटर will appear nearest? सर वॉयलेट। रेड। वायलेट। ओके, रेड। दोनों आंसर आ गए एक्सट्रीम। एक सही होगा दोनों में से कोई भी। सर वॉयलेट होना चाहिए। यस सर, वॉयलेट होगा। सर वॉयलेट। सर रेड. सर रेड का म्यू सबसे कम है तो उससे Yes, sir. रेड का म्यू कम है। ओके, रेड का म्यू कम है। म्यू आपका जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा होता है, तो इसका लैम्डा जो है रेड का Yes, ज़्यादा sir. है, तो म्यू ऑफ रेड जो है कम है म्यू वायलेट से। सर यहाँ पे जो म्यू है वो डिवीजन में आ जाएगा, तो सर Yes, इसलिए sir. रेड आएगा। यस। और टी जो होता है डिस्टेंस जो यहाँ से होगा, सर तो सर इसके डिस्टेंस तो हमें कम लेना है ना, जिसका डिस्टेंस साई से कम होगा। डी डैश जो आएगा वो डी बाय म्यू आएगा, है ना? जो डी डैश आएगा वो डी बाय म्यू आएगा। यस सर। और अगर आपका म्यू ज़्यादा है तो डी डैश क्या आएगा? सर कम हो जाएगा। कम। तो फिर कम हो जाए। नियरर होगा या दूर होगा? फिर वो सर दूर होगा। फारदेस्ट होगा। फारदेस्ट क्यों होगा? सर नियर होगा। यस सर नियर होगा। D1 सर लिखना ऊपर से देख रहे हैं ना, तो नियर होगा। डी डैश इज लेस। अगर डी डैश लेस है मतलब ये पास है इसके, यस से ज्यादा पास हो जाएगा। तो नियरर होगा। वॉयलेट सबसे दूर होगा। हाँ, तो उसमें कौन सा नियरर आ रहा है फिर? अब क्या आंसर आ रहा है? म्यू ज़्यादा किसका आ रहा था हमारा? म्यू आ रहा था वायलेट का। सर वॉयलेट का। तो वायलेट का म्यू ज़्यादा है, तो वायलेट वाला ज़्यादा आपका लिफ्ट होगा, तो आपको वायलेट वाला क्लोज दिखाई देगा ज़्यादा। यस सर मैं कह रहा था रेड का फारदेस्ट दिखेगा, रेड जो होगा। सर मैं भी रेड के लिए ही कह रहा हूँ। अच्छा, चलो मान लेते हैं, अब करेक्ट मान लेते हैं सबको। ठीक है, तो समझ में आया इसमें एपेंड डेप्थ वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? यस सर। ओके, चलो Yes, ठीक है, sir, तो आप लोग समझ थोड़ा आ ट्राई गया। करना। अगली क्लास में फिर बाकी डिस्कस करते हैं। प्रिज्म वाला रह गया एक, वो डिस्कस कर लेंगे। यस ओके सर। सर। थैंक यू सर सर। इसके और क्वेश्चन करा देना अगली क्लास में। अगली क्लास में कर लेंगे। आप लोग 12th की किताब खोल लेना, 12th में क्वेश्चन है, सीधा खोल सर लेना, आप टेलीग्राम पे भी एक दो क्वेश्चन इसका पोल बना के भेज सकते हैं। भेज Yes. दूंगा। यस ठीक सर। है, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, सर एसटीवी को भेज दो। बाय। यस, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। Thank you, sir. Good evening. थैंक यू सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सर। बाय सर। यस, गुड इवनिंग, बाय।